अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमओडी 2019 का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी चूंकि असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसमें चूंकि ये पिक्चर्स मैंने गूगल से सर्च की हैं, तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ मिसिंग भी हैं। तो वो जो मिसिंग एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैंने जो है ना दोस्तों से पता करके उनसे मैंने मालूमात हासिल की हैं। तो वो मैं जो मिसिंग है उन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं ख़ुद टाइप करूंगा वर्ड की फ़ाइल में। तो जो पिक्चर्स में मौजूद हैं उनको तो सॉल्व कर लेते हैं ना इधर। बाकी इसके अलावा आप मैंने और भी पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, उनको सॉल्व किया हुआ है। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उनकी मतलब आपने कोई टेस्ट देना हो, किसी चीज़ का भी टेस्ट हो, तो उसके प्रिपरेशन में आपके लिए काम आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 47 पे है, लीगल रियलिज्म वाज एनालाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय। तो जो लीगल रियलिज्म था वो किसने एनालाइज किया था? वो एनालाइज किया था ऑप्शन सी, होल्म्स। इसका नाम है ओलिवर होम्स। अगर एमसीक्यूज ये आ गया कि यूएस का जो लीगल रियलिज्म मूवमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1881 में। और वो कैसे स्टार्ट हुई थी? यही जो ओलिवर होम्स हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉमन लॉ के नाम से। और ये है असल में जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक में से एमसीक्यूज़ है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? ये लीगल सिस्टम को कहते हैं, यानी कि जो थ्योरी होती है, लॉ की जो थ्योरी होती है और उसकी जो प्रैक्टिस होता है उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इस जूरिस्प्रूडेंस पे भी मेरे पास कुछ एमसीक्यूज़ है, वो मैं प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बना के वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी आप मतलब उसको आप देख लीजिएगा। कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है कोई एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाए। टोटल कोई 50 एमसीक्यूज़ है, कोई 2-3-5 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी वो। 48 पे है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय। तो ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी। अच्छा, ये तो इसको कर देते हैं। और ये कब हुई थी? ये 1948 में हुई थी। 49 पे है, अंडर सीपीसी जजेस मींस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ। तो ये होता है सिविल कोर्ट का, ऑप्शन बी। अच्छा, इसके बाद है नंबर 50 पे आते हैं। प्लीडिंग मींस प्लेंट ओनली, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। तो ये है ऑप्शन बी, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग होती है कि कोई आप स्टेटमेंट दे रहे हो अपनी डिफेंस में, या आप कह सकते हैं अपनी डिफेंस में, या कोई रिटन स्टेटमेंट आप दे रहे हो, तो उसको कहते हैं प्लीडिंग। और ये कोर्ट के मामलात में होती है। उसके बाद है 51, The Unstable Earth, a famous geography book, is authored by। तो ये है ऑप्शन डी, G.A. स्टेयर। उसके बाद है नंबर 52, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस नॉन एज। तो ये है ऑप्शन बी, ए, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन क्या होता है? कि जो सेडिमेंट रॉक्स में तब्दील होते हैं उसको लिथिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विद एल्टीट्यूड बिकॉज द एयर बिकम्स। तो जितना हम ऊपर जाते हैं एयर लेस डेंस होता जाता है। असल में एयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं ना, वो हम जितना ऊपर जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स ख़त्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो इस वजह से एयर लेस डेंस होती है। और इसी वजह से जो जितना आप ऊपर जाते हैं इसको कहते हैं थिन एयर। ये जो मेटीरियोलॉजिस्ट और माउंटेनियर्स होते हैं ना,
वो इसको थिन एयर कहते हैं। थिन एयर लेस प्रेशर एग्जर्ट करती है। उसके बाद है 54, ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है जेनेसिस, एक सेकेंड, जेनेसिस, एंथ्रासाइट और शिस्ट, SCHISTS, डायमंड, मार्बल, स्टेट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बाद है नंबर 55, द प्रोपोर्शन ऑफ डैश रॉक्स डिक्रीजेस विद डेप्थ। तो ये है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। फिफ्टी सिक्स पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड करंट। करंट होते हैं असल में जो ओशन में जो वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसको करंट कहते हैं, और ये विंड की वजह से, वाटर डेंसिटी, टाइड्स की वजह से होती है। तो कोल्ड करंट्स जो होती हैं वो पोलर एरियाज में टुवर्ड्स इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये हमारे पास है ब्राज़ीलियन करंट, लेब्राडोर करंट, और ये हमारे एमसीक्यूज़ में है वेनेजुएला करंट। हमारा एमसीक्यूज़ ये है, लेकिन ये वैसे आपको दिखाने के लिए, ये देखें वार्म एंड स्टेबल है, ये मोज़ाम्बिक करंट और साउथ इंडियन ओशन, इसी तरह ये सारे हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसके बाद है नंबर 57, द टर्म geography was coined for the first time by a Greek scholar dash in 234 BC. एराटोस्थीनीज नाम था इसका, ऑप्शन सी। इसके बाद है नंबर 58, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन। ये होती हैं रॉक्स की चेन को कहते हैं, या फिर सैंड, एक ख़ास किस्म की जो बनी हुई होती है पानी के अंदर। तो ये है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन ए, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है कहीं, और इसमें 900 आइलैंड्स हैं और 2900 रीफ्स हैं इसमें टोटल। 59 पे आते हैं, देयर आर डैश थीम्स इन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में टोटल 5 थीम्स हैं, ऑप्शन सी। और थीम्स क्या क्या हैं? थीम्स हैं लोकेशन, नंबर 1, प्लेस 2, थर्ड है मूवमेंट, फोर्थ है ह्यूमन, 5 है इन्वायरमेंट। उसके बाद है द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1830। नंबर 61 है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ड्राई समर एंड वेट विंटर। तो ये है ऑप्शन बी, मेडिटेरेनियन टाइप। नंबर 62 है, regarding food availability, which of the following things inspired people to settle permanently in one location। तो ये तो बहुत इजी है, एग्रीकल्चर। उसके बाद है नंबर 63, द अर्थ सरफेस एंड क्रस्ट आर कॉन्स्टेंटली evolving ड्यू टू, ऑप्शन सी, रॉक साइकिल। सिक्सटी फोर पे है, द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड फॉर ड्राइंग द ग्रेटिक्यूल्स फॉर डैश। तो ये है ऑप्शन बी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये मैपिंग से है, ये एमसीक्यूज, और ये है मैप प्रोजेक्शन पेरीमीटर से है।
नंबर 65 है which of the following move material in their parallel to the direction of movement। ये एमसीक्यू है अर्थक्वेक से। हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक होती हैं एस वेव्स और पी वेव्स, एल वेव्स और एन वेव्स भी होती है, लेकिन हम एस और पी की बात करेंगे। और इसमें हमारा जो एमसीक्यूज है जो वो है पी वेव्स, ऑप्शन सी सॉरी। एस वेव्स जो होती हैं वो कंप्रेशन वेव्स होती हैं, और ये जो पी वेव्स जो होती हैं वो कंप्रेशन वेव्स होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। सीज़मोग्राफ जो होता है, जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, अर्थक्वेक के बारे में बताता है, तो उसमें सबसे पहले पी वेव्स आती हैं। और ये जो एस वेव होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं। पी वेव्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब में जा सकती हैं, लेकिन एस वेव जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाती हैं। इसके बाद है नंबर 66, Amazon tropical rain forest is also known as, तो ये है ऑप्शन बी सेल्वास। ये मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने टुंड्रा किया हुआ था, ऑप्शन सी किया हुआ था, जिस तरह इसने इस बंदे ने टिक लगाया हुआ है। तो इस पर मुझे डाउट हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको सर्च किया काफ़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये इसको ज़रा आप पढ़ लीजिएगा तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मे भी आप अगर वो वाली वहाँ पे आप देख लें तो वहाँ पे आपको ऑप्शन ये टुंड्रा वाला मिलेगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने कहा आपको मैं ये दिखा दूँ। नंबर 73 है एज चिल्ड्रन बिगिन देयर एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स दे एंटर एरिक्सन स्टेज ऑफ, तो ये है ऑप्शन सी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसके बाद है नंबर 74, वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रॉडियन साइकोएनालिटिक थ्योरी इज दैट इट, ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन लिया हुआ है, और ये जो ये जो फ्रीडियन है, ये सिगमंड फ्रीड इसका नाम था। ये सबसे पहले थे जिसने अनकॉन्शियस माइंड को पहली मर्तबा डिस्कस किया और इसका जो रोल है ह्यूमन बिहेवियर में उसके बारे में बताया था। इसने कहा था कि 3 लेवल्स होते हैं कॉन्शियस माइंड के, तो एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है प्री कॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है कि जो कि आउटसाइड ऑफ योर अवेयरनेस हो। दूसरा जो प्री कॉन्शियस माइंड होता है वो ये होता है कि ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू आर नॉट करंटली अवेयर ऑफ बट कैन बी रिकॉल्ड। और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो करंटली स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है। इसमें उसने ये 3 चीज़ें बताई थी। एक उसने कहा था कि आईडी होती है, एक होता है ईगो होता है, एक होता है सुपर ईगो। जिस तरह ये ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन है ना, आईडी है और ईगो। तो इसमें इसका बताया था, इसने ये कहा था कि जो आईडी होता है वो यूँ समझें कि एक आदमी है, उसके साथ एक लेफ़्ट साइड पे एक कार्टून से सब बना लें, और डेविल होता है जो कि उसको पुश करता है कि वो बैड चॉइसेस मेक करे। और राइट साइड पे उसके साथ होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है कि एक एंजल सी होती है, वो उसको पुश करती है कि वो गुड चॉइसेस मेक करे। और जो बीच में जो बंदा होता है वो ईगो होता है, जो मेक डिसीजन लेता है, जो मेक डिसीजन करता है। तो ये उसने कहा था, और इसमें जो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ था वो था ऑप्शन ए का। सेवेंटी फाइव पे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड डज नॉट allow drawing conclusion regarding causality in research। तो ये है ऑप्शन बी को रिलेशनल रिसर्च। एक जगह पे मैं देख रहा था, वो उन्होंने केस स्टडी किया हुआ था, केस स्टडी गलत है, ये को रिलेशनल रिसर्च है। आप इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा।
नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये तो बहुत इजी है, स्लीप भी नहीं है, हिप्नोसिस भी नहीं है, मेडिटेशन भी नहीं है, एक्सरसाइज। नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इलस्ट्रेट्स मैस्लोज इस्टीम नीड्स। मैस्लो इस्टीम्स नीड, ये भी साइकोलॉजी से है। इसका नाम था इब्राहिम मास्लो, जो कि 1943 में इसने थ्योरी पेश की थी ये इस्टीम के बारे में। इसने कहा था कि इसने एक जिस तरह पायरामिड होता है ना, इसने उस तरह पायरामिड ड्रॉ किया था, और सबसे नीचे जो मतलब सबसे पहले जो इंसान की होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है? खाना पीना सोना रहना। उसके बाद होती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी में दो किस्म की आ जाती हैं, फिज़िकल सेफ्टी और फाइनेंशियल सेफ्टी। फिर तीसरा उसने कहा था कि सोशल नीड, इंसान को जो है ना, जब आपकी जो है ना ये दोनों नीड्स पूरी हो जाएं, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स, तो फिर तीसरी जो नीड्स होती है आपकी वो होती है मतलब सोशल नीड, यानी आपकी फैमिली में इंटरेक्शन, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन, या आपकी शादी वगैरह इस तरह। उसके बाद जब ये भी आपकी फुलफिल हो जाए तो उसके बाद होती है स्टीम नीड। स्टीम नीड दो तरह की हो सकती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है कि बंदा जो है ना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, या उसके अपने कोई गोल हो उसने अचीव किए हो, यानी कि इंसान को अपने आप से जो है ना एक अपने ऊपर फ़ख्र हो और अपनी अपनी इज्जत हो इंसान की। फिर उसके बाद एक्सटर्नल ये होता है कि लोगों के सामने मतलब लोगों के उसका उसकी उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त हो। ये होती है एक्सटर्नल स्टीम नीड्स। उसके बाद जब ये भी आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये होता है कि आपको सारी चीज़ें, आपकी सारी जो नीड्स हैं सारी पूरी हो गई। अब इंसान जो है ना रियलाइज़ करता है उसका पैशन क्या था। जितने भी जो लीडर्स होते हैं, या इमरान खान की एग्जांपल ले लें कि जब वो क्रिकेट उन्होंने मतलब खेल ली, वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद वो मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन में चले गए, एक्चुअलाइजेशन में चले गए। फिर उन्होंने कहा कि यार मैंने पाकिस्तान को ठीक करना है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने मेहनत की और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये इसके 5 स्टेजेस थे। इसमें जो ऑप्शन इन्होंने कहा वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इलस्ट्रेट मास्लोज स्टीम नीड। तो ये है ऑप्शन डी, गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू अर्न अ मास्टर डिग्री। ये ऐसे है ना कि ये जो मतलब सब कुछ हो गया ना, सारी नीड्स मुकम्मल हो गई, उसके बाद आपकी ये गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू अर्न अ मास्टर डिग्री। फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि जब आपने खाना नहीं खाया हो तो आप जो है ना पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्टडी पे, आपको नींद नहीं आएगी। इसी तरह मतलब जब आपको खाना अच्छा मिल रहा है, खाने पीने की रहने की नीड्स आपकी पूरी हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हैं, आपकी जो सोशल नीड्स पूरी हैं, आपकी स्टीम नीड्स भी जो है ना थोड़ी बहुत पूरी हैं, उसके बाद आप इस पोजीशन पे होते हैं कि आप एक मतलब कोई डिग्री करें, मतलब मास्टर डिग्री जिसमें इसमें लिखा हुआ है, या इसके अलावा कोई और बड़ा काम। आगे चलते हैं। 96 हु इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जब ये टेस्ट हो रहा था उस टाइम पे थे रॉबर्ट ओब्रायन। आजकल जो है उनका नाम है जेक सुलिवन, JAKE, जेक, SULLIVAN, जेक सुलिवन। ये आपने याद रखना है, कुछ पता नहीं चलता अभी, या हो सकता है अगले किसी टेस्ट में आ जाए। नंबर 97 पे है द राइटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज डैश एंड स्टीव स्मिथ। तो जो राइटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैं, इसके टोटल 3 राइटर्स हैं। एक स्टीव स्मिथ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टीव स्मिथ। दूसरा है जॉन बेलिस। तीसरा है पैट्रिशिया ओसन। तो ये ऑप्शन डी, पैट्रिशिया इसमें नहीं गिवन, तो बस
ऑप्शन डी, जॉन बेलिस। उसके बाद है नंबर 98, हु इज़ द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के फाउंडर कौन है? तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के जो फाउंडर हैं वो है ऑप्शन ए, जोहन विंसेंट गाल्टंग, और ये थे 2012 में उन्होंने फाउंड किया था। नंबर 99 पे आते हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टांस इज डैश विच इज इंटायरली डेटरेंट इन नेचर। एक सेकंड, मैं इसको अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टांस इज डैश विच इज़ इंटायरली डेटरेंट इन नेचर। तो ये असल में ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेटमेंट दी थी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। ये देखें किधर गया, हाँ, Pakistan National Security Advisor Sartaj Aziz defended the policy of first use। फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है, ये आप ऊपर इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है, अजीज स्टेटेड दैट पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन इज़ इंटायरली डेटरेंट इन नेचर। तो ये क्या है, फर्स्ट यूज़। आगे देखें ना, ही एक्सप्लेन दैट इट वाज इफेक्टिव आफ्टर 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड अर्ज दैट इफ पाकिस्तान हैड अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी देयर वुड हैव बीन अ मेजर वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान। तो ये फर्स्ट यूज। नंबर 100 है, हु डेवलप्ड रियलिज्म इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल थ्योरी। तो ये है ऑप्शन डी, हंस जे मॉर्गेनथाउ। इसके बाद है नंबर 101, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान presented a report to the Constitution Assembly on October 7th 1951 which is known as। तो ये MCQs जो है ये मेरे ख्याल में उनसे गलती हुई है, ये अक्टूबर 7 1953 है, 51 नहीं है ये। तो और ये है ऑप्शन ए, बोगराज फार्मूला। बोगराज फार्मूला की आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बोगरास का जो फार्मूला था, इसमें आपने ये याद रखना है कि नेशनल असेंबली की 300 सीट्स थी और जो सेनेट की थी वो 50 सीट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो MCQs बताऊंगा जो यहाँ पे मिसिंग है, वो बाकायदा मैं उस पर लिख के, वर्ड पे लिख के इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।